सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अपूर्व चंद्र जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी श्रीमती वसुधा गुप्ता जी, सभी गणमान्य उपस्थिति, सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नमन करता हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न, पर उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की विधायिका को मजबूत करने का रहा है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष तक आपने ऐसा संचालन किया कि हर संविधान सभा का सदस्य अपनी प्रतिभा को दिखा पाया। जटिल समस्याएं थी, मत विभाजित था, अलग अलग दृष्टिकोण थे, फिर भी आपने 3 साल तक ऐसा संचालन किया कि हमें एक अद्भुत संविधान मिला। 3 साल के कार्यकाल में संविधान सभा में कोई व्यवधान नहीं हुआ, सार्थक चर्चा रही। व्यवधान लेश मात्र था, सहमति आधार था। इस मंच से, उनसे प्रेरणा लेकर मैं विधायिका के सभी सदस्यों को आह्वान करता हूं कि हमें संविधान सभा में जो आचरण हुआ उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए और विश्व के लिए लाभकारी साबित होगा। आज का विषय आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदय को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटकर थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मैंने वो काल देखा है। लोकसभा का सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश ने अपना सोना विदेशी बैंकों में इसलिए गिरवी रखा कि हम हमारी साख बचा पाएं। ये बात है 90 के दशक की शुरुआत में। हमें जानना पड़ेगा कि इस प्रकार के हालात क्यों पैदा हुए, और जो सफ़र हमने अब तक तय किया है, जो बड़ा मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोच के परे था, वो आज ज़मीनी हकीकत कैसे हुआ। 1 दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्था में थी। भारत को दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में माना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, वो दुनिया पर एक बोझ था। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र 1 दशक पहले की बात है, और आज का नतीजा यह है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया, और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। इस दशक के अंत तक, 2030 तक, भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 3री महाशक्ति बनेगा अर्थव्यवस्था में। आज का भारत बदला हुआ भारत है। मैंने अपने युवा काल में और 90 के दशक में सांसद काल में, मंत्री काल में सपना भी नहीं देखा
हिम्मत नहीं कर पाता था, सोच नहीं पाता था, जो आज जमीनी हकीकत है। आज भारत कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज का भारत चंद्रमा के दक्षिण छोर पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने चांद पर अमिट छाप छोड़ी है, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट। ये भारत की सफलता का एक संकेत है। अगर आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात करें तो भारतीय उपलब्धियां जैसे चिनाब पुल का निर्माण, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल है, हमारी अक्षमता और यांत्रिक दक्षता को दर्शाता है। यदि अगर हम डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, तो हमारी उपलब्धियों को देखकर दुनिया अचंभित है। आपको बहुत बड़ा संतोष होगा कि 2022 में भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जो अक्षमता है वो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी से 4 गुना ज़्यादा है। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि भारत की उपलब्धि इन देशों के बराबर होगी। 4 मिल गए, उसको 4 गुना कर दें तो भी वो हमसे पीछे हैं। ये वो भारत है जो अपने अतीत में जो था उस ओर अग्रसर है। हम इंटरनेट कंजम्पशन की बात करें तो दुनिया आश्चर्यचकित है। वो समझते थे कि भारत में शिक्षा का प्रसार ज़्यादा नहीं है, पर जब इंटरनेट कंजम्पशन की बात की, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन की बात की, तो पता लगा कि हमारी उपलब्धि चीन और यूएसए से ज़्यादा है, और चीन और यूएसए को मिला लो तो भी उनसे ज़्यादा है। आत्मचिंतन करें, इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इस बदलाव की शुरुआत हुई 2014 में। मैं राजनीति पर संकेत नहीं कर रहा हूं, पर भारत जैसे विशाल देश में यदि अगर राजनीतिक स्थायित्व आता है तो लोगों की प्रतिभा सही दिशा के अंदर आगे बढ़ती है। 3 दशक के बाद 2014 में वो मौका आया जब भारत को एक मजबूत एक पार्टी की सरकार मिली, और नतीजा क्या हुआ? भारत में विकसित यूपीआई आज कई देशों ने अपनाया है। आज भारत सिर्फ अनुसरण करने वाला नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कई नए मापदंडों का निर्माण कर रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया इज टुडे सेटलर ऑफ एजेंडा। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि विषय पर भारत का सोच क्या है। एक जमाना था, हम इंतजार करते थे कि किसी देश में तकनीकी का विकास होगा, हम इंतजार करेंगे वो देश हमें तकनीकी कब देगा। आज के हालात ये हैं कि भारत उन अग्रणी देशों में है जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आज के युग में बिना तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। तकनीकी के क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब तकनीकी प्रगति की बात हो रही है तो मैं रेडियो का भी जिक्र करना चाहूँगा। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित, और इसने 107 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। जब मैंने मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित किया
मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या कुछ मन की बात में नहीं हुआ? किन किन लोगों का लगाव रहा, जुड़ाव रहा, देश के प्रधानमंत्री ने किन किन लोगों के दिल को छुआ, किन किन लोगों के दिमाग को प्रभावित किया, वो सब हमारी प्रगति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। 3 अक्टूबर 2014 को जब इस लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वह दौर इंटरनेट, डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के उफान का था। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी गहरी है कि उन्होंने रेडियो का प्लेटफॉर्म चुना। रेडियो को एक तरीके से न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली। रेडियो को हम देखते थे ऊंट की गर्दन में, पेड़ के ऊपर, बैल के सींग पर, और किसान और गांव का आदमी आनंद लेता था। मन की बात ने रेडियो को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज मन की बात देश के जन की बात बन गई है और लोगों तक सार्थक तरीके से पहुंच रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री अब तक 700 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों और लगभग 270 संगठनों का उल्लेख कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों और संगठनों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा काम किया है। सकारात्मकता का संचार जो मन की बात ने रेडियो के माध्यम से किया है, वो एक इतिहास में रचित रह गया है। दिस इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल रिवोल्यूशन in the largest democracy on the planet, home to 1/6 of humanity. प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की वजह से रेडियो के श्रोताओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। मौजूदा सरकारों के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत में विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। भारत के युवाओं का कौशल है और प्रतिभा है और इसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। फ्रेंड्स, व्हेन वी कम टू यूनिकॉर्न्स, इंडिया's पोजीशन इन द वर्ल्ड इज वन। वी आर एट नंबर 1। आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे कि हमने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, अर्थव्यवस्था आगे क्यों बढ़ रही है। इसका एक मूल कारण है शासन व्यवस्था में ऐसा बदलाव जिसने सभी को उत्साह के मोड में डाल दिया। एक जमाना था सरकारी दफ्तरों में दलालों का बोलबाला था, भ्रष्टाचार हमारे पृष्ठभूमि में फंस गया था। बिना भ्रष्टाचार से समझौता किए हुए कोई निर्णय नहीं हो सकता था। पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड बाय लाइज एंड एजेंट्स, पावर ब्रोकर्स हु एक्स्ट्रा लीगली लीवरेज डिसीजन मेकिंग। पर ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और आज के दिन सरकारी तंत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है और भारत की जो शासकीय व्यवस्था है जिसमें अधिकारी रीढ़ की हड्डी हैं, उन अधिकारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो साधुवाद के पात्र हैं कि उनकी योग्यता का फायदा भारत के जनमानस को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्ष में सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, उसका वैश्विक सम्मान और वैश्विक साख भी कई गुना बढ़ी है। ये मैं समझता हूं कि विवाद का विषय रहा ही नहीं। भारत की आवाज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सुनी जाती है। भारत का किस मुद्दे पर क्या मत है, हर कोई उस ओर देखता है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शिखर नेताओं में एक है। भारत का हर निर्णय
राजनीति में हो चाहे कूटनीति में हो, भारत के हित को देखकर होता है। आज भारत मजबूर भारत नहीं है, आज भारत मजबूत भारत है। मेरे पद के कारण मैं राजनीति में भागीदार नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम प्राउड सिटीजन ऑफ भारत। I will not hesitate to take pride in its phenomenal rise. If I appreciate the leadership of the Prime Minister, if I appreciate the executive of the country, I do it because I don't want to shut my eyes from ground reality. They have performed outstandingly. यह सब मुमकिन करने में भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, जो भी लोग यहां बैठे हैं, संचार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से जानकार हैं। दुनिया के नेताओं ने जब मुझे कहा कि भारत ने G20 का जो आयोजन किया है, ऐसा आयोजन शायद कोई भविष्य में न कर पाए। देश के अंदर हर प्रांत में, हर यूनियन टेरिटरी में G20 का कार्यक्रम हुआ है। 60 लोकेशंस एंड 200 इंटरेक्शंस। जो लोग विदेश से आए, उन्होंने भारत की 5000 साल पुरानी प्राचीन व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और यहां के जनमानस की योग्यता को खुली आंखों से देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब युवा साथी भी आए और मेरी उनसे चर्चा हुई। कुछ ने भावुक होकर कहा, मन करता है हम सदा भारत में ही रहें। ये कितना बड़ा संतोष का विषय है। G20 की जो उपलब्धि है वो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत मजबूत है। G20 में वो कुछ हासिल हुआ जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था। G20 में मित्रों, यूरोपियन यूनियन एक सदस्य है। उस G20 में भारत के प्रधानमंत्री की सोच की वजह से अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट सदस्य बना। ये कितनी बड़ी समानता विश्व के अंदर हुई है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। व्यापारिक दृष्टि से तो नया कॉरिडोर चालू किया गया। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप पुराने जमाने में था, उसको जीवित कर दिया गया। ये भारत की उपलब्धि है। दुनिया सोच रही थी कि क्या G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन आम राय से बन पाएगा। आम राय से बना, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता का यह मूल मंत्र है जो हमने विश्व को दिया है और विश्व ने उसको अपनाया है। अर्थव्यवस्था का लगाव सबसे ज्यादा इस बात से होता है कि क्या देश का हर नागरिक, हर नवयुवक, हर नवयुवती अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है। There is an ecosystem now in place where every young mind can unleash his or her energy, fully exploit potential and talent, realize dreams and aspirations. Here, level playing field is the greatest reflection of equality before law. कभी सोचा नहीं था, और कुछ लोग इस भ्रम में इतने हो गए थे कि हम कानून से ऊपर हैं। ये भ्रम टूट गया है। ये भ्रम चकनाचूर हो गया है, क्योंकि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कानून सर्वोपरि है। प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता यदि अगर कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानता है।
हर देश के नागरिक का आज उत्तरदायित्व है कि वो इस बात को आगे तब बढ़ाएगा जब प्रश्न पूछेगा कि आपको न्यायालय से नोटिस मिला है तो आप सड़क पर क्यों हैं, आप न्यायालय में क्यों नहीं हैं, ये आपके सोचने की बात है। मेरे जीवन का वो काल, वो दिन मैं भूल नहीं सकता, और वो था 20 और 21 सितंबर 2023। 3 दशक तक प्रयास होते रहे कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण मिले। सार्थक प्रयास हुए पर सफल नहीं हो पाए। वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके प्रयासों की वजह से सब एक मत के हुए और भारत की संसद ने दुनिया के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया और इतिहास रचित किया। अब देश के संविधान के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा और अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा छलांग लगाएगी कि जब भारत 2047 में अपने आजादी का महापर्व मना रहा होगा, सेंटिनियल सेलिब्रेशंस होंगे, भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के ऊपर होगा। विल बी विश्वगुरु। दोस्तों, एक चिंता का विषय भी है, आपके लिए चिंतन का है और सबके लिए मंथन का है। जब एक जानकार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति आम जन को इसलिए भ्रमित करना चाहता है कि आम जन को उसकी जानकारी नहीं है और उसका उद्देश्य है कि मैं कुछ राजनीतिक फायदा कर लूं, ये घृणित करते हैं। Those who seek to monetize those informed minds who had good role in governance at one point of time, if they seek to exploit ignorance of the people to generate their political equity, is shameful. कल का दिन लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ पिछले क्वार्टर में हुआ है 7.6%, पूरी दुनिया सराह रही है, पर इस ग्रोथ के ऊपर एक जानकार व्यक्ति ने कुछ अरसे पहले क्या कहा था? फ्रेंड्स, when a nation is on the rise and the rise is unstoppable, there are bound to be challenges from within and without. आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, इस प्रकार की साजिशें, इस प्रकार के कुकृत्य, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। संचार व्यवस्था का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं मानकर चलता हूं कि हर भारतीय भारतीयता में अटूट विश्वास रखेगा, भारत का सच्चा नागरिक रहेगा, भारत के हित को सदा सर्वोपरि रखेगा और जो भी भारत की मर्यादा को कलंकित करने का प्रयास करेगा देश में या विदेश में, उस प्रयास को हम पूरी तरह से विफल करेंगे। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर देश के उत्थान में आर्थिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। वी हैव टू सेंसिटाइज एंड एनलाइटन आवर पीपल। हम विदेशों से क्या चीजें मंगाते हैं? कैंडल, दिए, पतंग, फर्नीचर, कर्टेन, इसलिए कि वहां कुछ सस्ते मिलते हैं। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज आवर इकोनॉमिक नेशनलिज्म फॉर फिस्कल गेन। मैं आपके माध्यम से हर भारतीय को आह्वान करूंगा
I will appeal to trade, industry and business. They must believe and subscribe to economic nationalism. भारत की राजनीति का जो ये दौर चल रहा है कि हर परिस्थिति में हम विश्व पटल पर सबसे आगे रहें, उसके लिए जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी मददगार हो. Our economy will get quantum jump the moment we start subscribing to the enlightened idea of economic nationalism. और मैं समझता हूं ये विचार हर भारतीय फैला सकता है, हर किसी के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे. कुछ देशों के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन तक है, उसमें कितना बदलाव आ सकता है ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं. एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस संचार माध्यम से मैं आज बोल रहा हूं, उस संचार माध्यम की पहुंच बहुत दूर तक है. हमारे देश का रॉ मटेरियल जब बाहर जाता है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है. सामने दिखता है, क्या हम इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते? दूसरा देश जो कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? When we will add value to our raw material, there will be employment, there will be blossoming of entrepreneurship, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में होगी, दोनों में होगी. आज के दिन हमको सबसे पहले अपने देश की सोचनी है, फिर हमारे आर्थिक लाभ की सोचनी है. पर किसी भी परिस्थिति में आर्थिक लाभ के लिए देश हित को तिलांजलि नहीं दी जा सकती. ये हमारे देश की मूल भावना रहनी चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होना चाहिए. दोस्तों, दुनिया के वो कौन से देश हैं जो सांस्कृतिक विरासत में हमारा मुकाबला कर सकते हैं? पर हमने रास्ता छोड़ दिया था. गत दशक में हमने रास्ता वापस पकड़ लिया है. यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री ने जाकर दुनिया को बताया कि हमारे वेदों में जो योग के बारे में कहा गया है, योग स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको दुनिया अपनाए. इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ. आज योग डे पर और अन्यथा भी दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है. और भारत की पहचान पराकाष्ठा पर पहुंच गई जब पिछले योग दिवस के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में योग किया और दुनिया का हर देश का प्रतिनिधित्व वहां था. दुनिया के सामने चुनौती बहुत है, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है. क्लाइमेट चेंज उनमें एक है, भयानक है. रेकलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दूसरा है. हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसको गांधी जी ने पूरी तरह दुनिया को बताया कि इस प्लेनेट पर हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सब कुछ है. दिस प्लेनेट हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड. हमें एक बात का संचार करना होगा, विश्वास व्यक्त करना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन में, उनके उपभोग में हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आर्थिक ताकत है, मेरी जेब मजबूत है, तो मैं चाहे जितना पानी का, चाहे जितने पेट्रोल का, चाहे जितने गैस का उपयोग करूंगा. यह संभव नहीं है. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज is fundamental because we are trustees of it. भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता इस बारे में दिखाया है जो एक अत्यंत कारगर साबित हो रहा है.
हमने कहा कि हम तो विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। G20 का मोटो भी यही है। पर कड़ी से कड़ी परिस्थिति में खुद पीड़ा सहते हुए भारत ने दुनिया के सामने इसका श्रेष्ठ उदाहरण रखा है। जब कोविड की चपेट में पूरी दुनिया थी और हम भी थे, भारत ने सिर्फ अपने 130 से ज्यादा करोड़ लोगों का ध्यान नहीं दिया, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक भी बात पहुंचाई। उन देशों के लोग, उन देशों के का नेतृत्व जो मुझे कहता है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, वी आर ग्रेटली obligated to India for making available to us Covaxin while India itself was facing a challenge. यह भारत की संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था का मूल मंत्र है कि हम अब अपने पुराने रास्ते पर चल पड़े और हमारे जो अमृत सरोवर हैं इसको मिशन मोड के अंदर हमने चालू किया है, वरना हम भटक गए थे। गांव की तो ये जीवन रेखा है, अब उनको वापस जीवित किया जा रहा है, जो आगे तक कारगर साबित होगा। भारत विश्व गुरु था, ये इतिहास भारत विश्व गुरु के रास्ते पर अब चल रहा है, ये हकीकत है। भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा सोच है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के प्रयास से, नवयुगों के प्रयास से सार्थक होगा। देश के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, हमारे सामने चुनौतियां थी, अवसर नहीं थे। हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो हमें अच्छी शिक्षा मिल गई। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी। आज देखिए, आज का भारत, गांव के अंदर भी आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। जो एक नया कंसेप्ट है जिसको आप समझिए, लोगों को समझाइए, स्मार्ट सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये बहुत दूरगामी सोच है। ये आखिरी स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ऊपर उठाने वाला है। कहते हैं अर्थव्यवस्था देश की क्यों बढ़ी? क्योंकि एक व्यक्ति ने सोचा कि देश के हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। लोगों को पहले ये छोटी बात लगी, आज के दिन ये हकीकत है। एक व्यक्ति ने सोचा कि माताएं और बहनें आंखों से आंसू बहाती हैं क्योंकि उनको गैस उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि सरकारी तंत्र का फायदा बिना बिचौलियों के तभी मिल सकता है जब बैंकिंग इंक्लूजन हो। नतीजा, हमने देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग इंक्लूजन एक्सपोजर का भारी योगदान देखा है। कौन कल्पना कर सकता था कुछ समय पहले कि ऐसी अर्थव्यवस्था होगी कि देश के 11 करोड़ किसानों तक साल में 3 बार सरकारी धन पहुंचेगा। यह धन 2,70,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। इसकी उपलब्धता इस बात में नहीं है कि सरकारी तंत्र मजबूत है, इसकी उपलब्धता इस बात में है कि सरकारी तंत्र ने किसान को इतना मजबूत कर दिया है कि किसान सीधा बिना बिचौलिए के अपने अकाउंट में आपकी सहायता प्रदान करने को तैयार है। यह बदलता हुआ भारत है जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार और वंशवाद
का कोई मायना नहीं है। आपके आड़े ये नहीं आ सकते हैं। आपको सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, यू आर द वन हु कैन टेक ग्रेट बेनिफिट out of the potential generated by disruptive technologies, quantum computing, green hydrogen mission. आप यदि सोचेंगे तो आने वाले 8-10 साल के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की वजह से 5 से 6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड इट विल एड वैल्यू टू द इकोनॉमी टू द एक्सटेंट ऑफ 7 to 8 लाख करोड़। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आज के दिन आपको अपने पाथ पर अग्रसर होने के लिए पीछे इसलिए नहीं देखना है कि मेरे परिजन क्या करते थे, मैं किनका बेटा हूं, कौन से आर्थिक पहलू पर हमारी पकड़ है। दीज आर इनोवेटिव आइडियाज, यू कैन एंगेज इन देम। दुनिया ने कर दिखाया, पर अब भारत इनमें सबसे ज्यादा आगे है। आप यूनिकॉर्न्स की बात करेंगे, स्टार्टअप्स की करेंगे, वो सब नए बच्चों ने किया है। अंत में आप सबसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, अपने देश पर, देश की महान उपलब्धियों पर गर्व कीजिए। विश्व शक्ति के रूप में भारत का उदय निश्चित है, ये होकर रहेगा। हम इस पर अग्रसर हैं, तीव्र गति से अग्रसर हैं, और दुनिया ने भारत के लोहे को पहचान लिया है। आज के दिन जो डिजर्व करता है उसके लिए कोई बाधा नहीं है। व्यवस्था उसके लिए सकारात्मक रास्ता तैयार कर चुकी है। जो योग्य है अंततः है उसको हक मिलकर रहेगा। इसी के साथ मैं सचिव अपूर्व जी को, उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे महान पुरुष की याद में, स्मृति में जो व्याख्यान है, उस अवसर पर आपने मुझे दुनिया के 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी वाले देश में, सबसे पुराने प्रजातंत्र में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे विचार इस माध्यम से साझा करने का अवसर दिया कि मेरे विचार देश के हर व्यक्ति के पास रेडियो के माध्यम से पहुंचेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रिय सज्जनों, आइए हम वाले देश में, सबसे पुराने प्रजातंत्र में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे विचार इस माध्यम से साझा करने का अवसर दिया कि मेरे विचार देश के हर व्यक्ति के पास रेडियो के माध्यम से पहुंचेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रिय सज्जनों, आइए हम सब